और लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यूपी में नाइट कर्फ्यू, साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। फिलहाल लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, 7 जून तक कर दी गई है। ये अवधि जो कि 31 मई को खत्म होना था, तो 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और यूपी में नाइट कर्फ्यू, साप्ताहिक बंदी फिलहाल जारी रहेगी। 600 से ज्यादा केस वाले जिलों में ढील नहीं दी जाएगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। नई गाइडलाइन में 55 जिलों को छूट दी जाएगी। फिलहाल जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसमें ये सभी बातें रखी गई हैं कि नई गाइडलाइन में 55 जिलों को फिलहाल छूट मिलेगी और सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। और जहां पर 600 से ज्यादा मामले हैं वहां पर फिलहाल ढील नहीं दी जाएगी। वहां पर रोजाना की तरह दुकानें बंद रहेंगी और किराना की दुकानें फिलहाल खुली रहेंगी और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई जो भी वाहन है वो गुजर सकेंगे। साथ ही साथ मेडिकल की दुकानें भी खुली रहेंगी। तो ये सभी कुछ उन जिलों के लिए है जहां पर 600 से ज्यादा केस है और जहां पर 600 से ज्यादा केस नहीं है वहां पर ये सभी ढील दी जाएंगी। जहां पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और वीकेंड लॉकडाउन भी लागू रहेगा। तो ये बड़ा फैसला यूपी सरकार की ओर से लिया गया है। फिलहाल 55 जिलों की जनता को कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत देने का निर्णय यूपी सरकार ने लिया है और इन जिलों में 1 जून से जैसा कि 7 बजे से शाम 7 बजे तक सप्ताह के 5 दिन बाजार खुल सकेंगे, जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। और वहीं जिन बाकी 20 जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से ज्यादा है वहां पर कोई भी छूट नहीं दी गई है। तो कुल 55 जिलों में छूट दी जाएगी फिलहाल, क्योंकि यहां पर 600 से ज्यादा केसेस नहीं है और जिन 20 जिलों में 600 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं रोजाना वहां पर फिलहाल ये छूट नहीं दी जा रही है। और साथ ही साथ जिन जिलों में छूट दी जा रही है वहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर भी नहीं छूट दी जाएगी, वहां पर भी ढील नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये खास सावधानी बरतने का भी समय है। लोगों को लापरवाही जरा से भी नहीं बरतनी है। और आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि इन 55 जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे और वो भी नियम और शर्तों के साथ ये बाजार खुलेंगे। तो 1 जून से ये नियम लागू हो जाएंगे, नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ लॉकडाउन भी जारी है। तो 7 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 7 जून तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा। तो जिन जिलों में छूट दी जा रही है वहां पर साप्ताहिक बंदी रहेगी। शनिवार और रविवार का ये वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा और साथ ही साथ बाजार खुली रहेंगी, लेकिन जो कंटेनमेंट एरिया है वहां पर फिर भी सावधानी बरती जाएगी, वहां पर लापरवाही जरा भी नहीं बरतती है। तो टीम 9 के साथ बैठक के बाद ये आदेश मुख्यमंत्री ने जारी किए हैं कोरोना को ध्यान में रखते हुए। और जैसा कि सरकारी दफ्तरों को लेकर पहले ही चर्चा हो रही थी कि सरकारी दफ्तर भी 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे और यहां पर स्टाफ फिलहाल 50% रहेगा। और ये भी आशंका जताई जा रही है कि रोटेशन के जरिए बुलाया जाएगा, यानी कि एक के बाद एक कर्मियों को बुलाया जाएगा। तो तमाम ये बातें हैं जिनका ख्याल रखना होगा, जैसे कि मास्क की अनिवार्यता रहेगी और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। और साथ ही साथ जैसा कि वर्क फ्रॉम होम को पहले ही बढ़ावा दिया जा रहा था, इस पर भी जोर दिया गया है इस बार भी गाइडलाइन में। तो ये तमाम बातें हैं जिनका सभी को ख्याल रखना है इस बार भी। तो यूपी में जो 55 जिले हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और साथ ही साथ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही बाजार खुले रहेंगे। अलीगढ़ से संवाददाता आकाश कुमार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आकाश, जैसा कि अब नई गाइडलाइन हमारे सामने आ चुकी है, कई लोगों को राहत मिलेगी। कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर फिलहाल जनता को राहत मिलने वाली है? देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं प्रदेश में जिन जिलों में जो है 30 से 600 से अधिक जो
सक्रिय जो मामले हैं उन जिलों में कोई भी छूट नहीं दी गई है। जिन जिलों में 30 से कम सक्रिय मामले जो रह गए हैं उन जिलों में जो है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बाजार खोलने के आदेश दिए हैं। और जो बाजार व्यापार मंडल के जो व्यापारी हैं उनके चेहरों पर खुशी की एक रौनक देखने को मिली है कि अब जो बाजारों में 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक राहत का जो डील दी गई है उनको देख करके उनको खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको देखते हुए बाजारों में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा और मास्क और सैनिटाइजर की जो है बिना मास्क के किसी को भी बाजारों में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन ये बात देखने वाली है कि जैसा कि आकाश आपने कहा है कि लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी है, अलग ही रौनक है, क्योंकि कई ऐसे व्यापारी वर्ग हैं जो काफी दिनों से अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे थे, व्यापार पर नहीं जा पा रहे थे। तो ऐसे में ये एक राहत भरी खबर है। लेकिन ध्यान देना होगा कि नियम और शर्त जो हैं वो फिलहाल लागू रहें। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये जिला प्रशासन है, उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली हैं और जो व्यापारी है उनको भी सूचित कर दिया गया है कि अपनी दुकान पर सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की जाए, जो भी लोग और अनावश्यक रूप से भीड़ न लगाई जाए, मिनिमम लोगों को ही आने दिया जाए, एक एक करके 4-5 लोगों को दुकान में एंट्री किया जाए। और जो मॉल खोलने की परमिशन दे दी गई है अब। और जहाँ तक देखा गया है कि मॉल में जो ज्यादातर अनावश्यक रूप से एकदम से भीड़ एकत्रित हो जाती थी, अब उन्होंने भी गाइडलाइन का पालन करना होगा। अगर एक गाइडलाइन का पालन नहीं करते तो उन पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी के लिए। और इटावा से हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या देखा जा रहा है वहां पर इस नई खबर के सामने आने के बाद? जनता में कैसा माहौल है और उनके कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? क्योंकि आपको बताते चले ये लॉकडाउन का असर जो था आम पब्लिक पे नहीं था, जो छोटे व्यापारी के छोटे लोग थे जो रोज कमाने खाने वाले थे उन पर ये प्रभाव ज्यादा देखा गया था। आज जो छूट मिली है तो उससे तो थोड़ा बहुत राहत मिल रही है, वो लोग थोड़े से काफी खुश नजर आ रहे हैं। मगर देखने वाली बात ये है कि जो कर्फ्यू जो ढील दी गई है वो कुछ ढील इसलिए दी गई है जिससे इन लोगों को राहत मिल सके। जी बिल्कुल, ये राहत देने के लिए ही एक चर्चा जो चल रही थी कई दिनों से और कशमकश बनी हुई थी, और सूत्रों के हवाले से हमने भी पहले ही खबर दी थी और ये सामने भी आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए। तो ये देखा जा रहा है कि अब यूपी सरकार तमाम ऐसे बड़े फैसले ले रही है, जनता को राहत पहुंचाने के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि यूपी सरकार ने प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए फिलहाल 55 जिलों में ये एक बड़ी छूट दी है। नई गाइडलाइन जनता के सामने आ चुकी है और इन 55 जिलों में फिलहाल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक फिलहाल बाजारें खुली रहेंगी। लोगों को काफी हद तक ढील दी गई है। अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता नूर आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नूर आलम, अंबेडकर नगर की जनता को भी अब काफी राहत मिलने वाली है, क्योंकि 55 जिलों में अंबेडकर नगर भी शामिल है। यहाँ पर फिलहाल कोरोना की स्थिति क्या बनी हुई है और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या तालमेल देखा जा रहा है? देखिए अंजलि, जिस तरीके से लगातार कोरोना काल चल रहा था, लोगों में डर और दहशत थी। कहीं ना कहीं जो छोटे तबके के लोग थे, दुकानदार थे, वो परेशान थे। तो शुरू में तो सरकार ने जो कोरोना से बचने के लिए अपने जीवन पद्धति चलाने के लिए जो थोड़ी बहुत 11 बजे तक छूट दे रखी थी, लेकिन अब अंबेडकर नगर में जो 300 से कम कोरोना केस रह गए, तो यहाँ पे वो गाइडलाइन जो आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया है वो लागू होता है। तो कहीं ना कहीं सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक यहाँ मार्केट खुली रहेंगी, लेकिन जो शर्तें हैं, जो गाइडलाइन है वो उसका फॉलो किया जाएगा। लोगों में खुशी की बात तो जरूर है, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हम जो सरकार गाइडलाइन जारी की है उसके तहत ही दुकान खोलेंगे। कहीं ना कहीं कोरोना से बचाव को, उनके संक्रमण बचाव को लेकर के यहाँ के लोग काफी अब जागरूक हो चुके हैं जो गाइडलाइन जारी हुई है। जी नूर आलम, जो कंटेनमेंट एरिया है वहां पर किस तरीके की सावधानी बरती जाएगी? क्योंकि फिलहाल छूट तो दी गई है, लेकिन जो ज्यादा सावधानी बरतने लायक एरिया है वहां पर कैसी सख्ती बरती जाएगी? अंजलि, मैं आपको बता दूं कि अब कल जो अभी तक आज की रिपोर्ट तो नहीं, लेकिन कल जो आई थी, कल महज 15 लोग संक्रमित पाए गए थे। तो 15 कंटेन जोन ही है, वहां पे प्रशासन की सख्ती है, चारों तरफ बैरिकेटिंग है, लोगों का आवाजाही कम कर दी गई। फिलहाल प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पूर्णतः पालन किया जाएगा और लोगों में संक्रमण न फैले और लोगों की जीवन शैली, जो जीवन है वो चलता रहे। कि कम से कम जो छोटे दुकानदार है, जो रेडी पटरी वाले, उनको बेहद राहत मिलने वाली है कल से। जी अंजलि।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नूर आलम तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अंबेडकर नगर की ये कुछ खास तस्वीरें थी जो हमारे संवाददाता ने बयां करी और आगरा से मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र बयां करेंगे कि आगरा में फिलहाल कैसा माहौल देखा जा रहा है ये सूचना के पहुंचने के बाद, और कितनी लोगों को अभी इस सूचना के बारे में जानकारी मिल पाई है। मानवेंद्र, अंजलि, आपको बता दूं, जिस तरीके से सीएम योगी ने प्लानिंग के तहत पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया, पहले नाइट कर्फ्यू का पालन किया गया, उसके बाद इस तरह साप्ताहिक लॉकडाउन लगा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमितों की संख्या थी उसमें काफी बड़ी गिरावट आई है। आपको बता दूं कि अगर पिछले 24 घंटे की बात की तो 14 कोरोना संक्रमित आगरा में पाए गए हैं, और इसी को देखते हुए अब जिस तरीके से बात की गई है 600 से कम केसेस वाले एरियाज में इस तरह से लॉकडाउन को हटा दिया जाएगा, सिर्फ जो वीक लॉकडाउन है वही लगेगा। तो उस हिसाब से आगरा में जो केसेज है वो 600 से कम हो चुके हैं। तो इसके हिसाब से कल अगर बात की जाए तो 1 जून से आगरा में मार्केट खुल जाएंगे। जिस तरीके से पाबंदियां लगाई गई हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक की दुकानें खुल पाएंगी, अभी मंदिर और बाकी धार्मिक स्थलों पे 5 लोगों से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। मॉल्स और जो आपके थिएटर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इनके भी संचालन की अनुमति नहीं है। हालांकि रेस्टोरेंट और होटल जो डिलीवरी है, होम डिलीवरी है, उसको जारी रख सकते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी राहत होगी। साथ ही साथ जो बात की गई थी कि जो ठेल ढकेल वाले हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको जो पैसा दिया जाएगा उसकी भी शुरुआत 1 जून से हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक राहत भरा फैसला है यूपी की जनता के साथ साथ आगरा की जनता के लिए भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मानवेंद्र। और हमारे साथ सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी नमस्कार। अनुराग जी, यूपी सरकार ने इस कोरोना काल के बीच ये बड़ा फैसला लिया है 55 जिलों में राहत पहुंचाने का। इस फैसले से आपकी कितनी सहमति? देखिए, मैं तो बस उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहूंगा कि आप सिर्फ काम कीजिए, और काम करने की जगह सिर्फ आप हवाई बातें मत कीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना काल में पूरी तरह से फेल हुई है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हवाई दौड़े से दौड़ते हैं, हवाई बातें करते हैं, हवा में समस्या का समाधान हो रहा है, फिर समाधान होता है, फिर हवा में उड़ जाते हैं, फिर बातें हवाई हो जाती हैं। आप देखिए, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जिस तरह से वो अलीगढ़ गए थे, अलीगढ़ गए अभी कितने दिन हुए, अलीगढ़ गए, मुख्यमंत्री का दौरा था, फिर वहाँ जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही है। सोचिए आप, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जो दौरा कर रहे हैं कोरोना का, कितनी देखरेख कर रहे हैं। जहां आप जाते हैं उस समय तो हेल्थ सेंटर खुलते हैं, आप उड़ के वापस आ जाते हैं, हेल्थ सेंटर बंद हो जाते हैं। लोगों के सामने आप अधिकारी की नजरों से लोगों को देख रहे हो। आप धरातल पे काम कीजिए, चुनाव को देखते हुए लेकिन मत फिलहाल अनुराग जी, इन 55 जिलों में आपको ये भी बता देते हैं कि राहत दी गई है कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजारें खुली रहेंगी और साप्ताहिक बंदी रहेगी। यानी कि जो व्यापारी वर्ग काफी लंबे समय से परेशान था, जिनकी दुकानें नहीं खुल पा रही थी, वो अब दुकान खोल सकेंगे। इससे आप कितना मेरी बात अभी नहीं समझे जी। लोग तो अपना काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो निभा सकती है ना। सरकार को जिम्मेदारी का निर्वाह पूरी तरह से करना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराए, सरकार कैसे वहाँ पे गैदरिंग को रोके, ये सरकार की जिम्मेदारी हो। और सरकार अपनी जिम्मेदारी को अगर पूरी अच्छी तरह निभाएगी तो मुझे लगता है कि ठीक होगा। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती कहाँ, दिक्कत है। जनता तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, ये चिंता की बात है। यानी कि आपका ये कहना है सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। अगर लोगों को छूट दी जा रही है, राहत दी जा रही है, और जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उनके प्रति ये जिम्मेदारी नहीं मानते हैं आप? देखिए, मेरी बात नहीं समझे। जो लोग कमाने खाने वाले हैं उनको छूट मिली है, वो कमाएंगे खाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह भी तो करे। सरकार ये भी तो ध्यान रखे कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सरकारी तो लॉकडाउन तो सरकार ने खोला, अच्छी बात है, लोग अपना कमाएंगे खाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी उसको देखरेख करने की भी तो है। जो आपने लॉकडाउन जिन राज्यों में खोला है उनमें सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो आपको तो समझदारी से उसके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा कि आप सो जाएंगे आंख बंद करके भी हमने लॉकडाउन खोल दिया, वहाँ कुछ भी होता है हम नहीं ध्यान देंगे। सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, बस इतनी सी बात है जो सरकार को एहसास होता नहीं है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी अनिला जी, आपकी पार्टी की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है, यूपी सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है, किस तरह से आप देखती है इस फैसले को? देख रहे हैं हम लोग की ट्रेजेक्ट्री जो है अब
डाउन जा रही है। तो धीरे धीरे ये था ही कि भाई जिस तरीके के हालात होंगे उसको देखते हुए लॉकडाउन को खोला जाएगा, जिससे कि धीरे धीरे इकॉनमी जो है वो भी पटरी पर आए। तो पर जिन जिलों में अभी भी हालात उतने ज्यादा काबू में नहीं है, तो वहां पर अभी लॉकडाउन को छूट नहीं मिली है, बाकी जगह छूट मिली है। तो प्रयास तो ये है कि भाई इधर कोरोना खत्म हो और जो नॉर्मल लाइफ है वो पटरी पर आए। बिल्कुल अनिला जी, लेकिन अभी हमारे साथ सपा प्रवक्ता अनिल भदौरिया जी जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है कि, माफ कीजिएगा, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका ये कहना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती है, सिर्फ मुख्यमंत्री दौरों पर जाते हैं लेकिन वहां की स्थिति को ठीक से समझते नहीं है। अब उनकी मर्जी, वो कुछ भी बोल देंगे तो सच्चाई तो नहीं होती ना। वो बोल देंगे सरकार सो रही है। अरे अखिलेश यादव थोड़ी ना है सरकार जो अपने एयर कंडीशन बंगलों में सो रही है। सरकार तो निरंतर काम कर रही है। 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। यहाँ पे जिस तरीके से एकदम से हमने देखा था उफान आया था कोरोना वेव 2 का, उसको कंट्रोल करना आसान काम था। तो ये लोग वो लोग हैं कि पॉजिटिविटी देते हुए कोई कंस्ट्रक्टिव काम तो करते नहीं है, हर काम में अड़चन लगाते हैं। इनको समझ में ये सीधी सी बात नहीं आती, ये लड़ाई वायरस से है भाई। बिल्कुल अनिला जी, जैसा कि लॉकडाउन का जो ये फैसला था ये मजबूरन लेना पड़ा, ये उचित कदम उठाना पड़ा क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और इस दरमियान ये बहुत जरूरी हो गया था कि लोगों को आप उनके घरों में कैद करना। और इस बीच देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक साफ तौर पर बात कही थी कि जीविका और जीवन दोनों को बचाना है। तो लग रहा है कि अभी भी इस फैसले पर ही अडिग है सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश जो है, जितनी बड़ी इसकी आबादी है ना, पूरे विश्व में केवल 2 और देश हैं जिसकी आबादी हमारे से ज्यादा है, वो है यूएसए और चाइना। तो अपने आप में पूरा देश है। तो आप समझ लीजिए कितना प्रयास पूरा करना पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश को। जबकि हम लोग 4 साल पहले जब हम आए थे यहाँ पर, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सड़ा गला हुआ मिला था। 70 साल में हम 12 मेडिकल कॉलेज थे और आज देखिए 30 से ऊपर मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं, 2 एम्स हो गए। तो लगातार प्रयास करती है ना सरकार, अभी भी कर रही है। और कोशिश यही है कि भाई जल्द से जल्द हालात जो है नॉर्मल हो। उन जिलों में भी जहाँ पर अभी छूट नहीं दी गई है वहाँ पर भी छूट दे, जिससे कि जो आर्थिक व्यवस्था है और बेहतर रास्ते पर चल सके। फिलहाल उम्मीद हम यही करते हैं कि हालात बेहतर हो जाएं प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के। बहुत बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। शुक्रिया। अखिलेश जी, यूपी सरकार का ये जो बड़ा फैसला आया है कि 1 जून से नई गाइडलाइन जो जारी की गई है 55 जिलों में राहत देने के लिए, कितना सहमत हैं आप? क्योंकि खास तौर पर यूपी की जनता को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है यूपी सरकार ने। देखिए, अभी मैं सुन रहा था, संभवतः अनिला सिंह जी थी बीजेपी की प्रवक्ता, वो बता रहे थे कि 70 सालों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ था ही नहीं और यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है। तो ये बीजेपी के आने के पहले भी यूपी बड़ा प्रदेश था या बीजेपी के आने के बाद बड़ा प्रदेश हो गया? ये तो नई जानकारी दी इन्होंने कि बड़ा प्रदेश हो, इनको बहुत बड़ा हो गया इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं। और इन्होंने बताया कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किए और बताया कि हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए। झूठ बोलने की तो मशीनें होती है बीजेपी मतलब बड़ी झूठी पार्टी। जो भी मेडिकल कॉलेज है केंद्र सरकार में, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 के पहले, तो उसने एक पॉलिसी बनाई आपको ऑल ओवर इंडिया कि 3 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके एक मेडिकल कॉलेज पूरे देश में बनाया जाएगा। और उसके 3 चरण थे। 3 चरण में, पहले चरण में हर साल यूपी को 3 नहीं, देखिए अखिलेश जी, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हो गई, ये तो डेवलपमेंट की बात अलग हो गई। लेकिन फिलहाल जो ये फैसला हमारे सामने आया है, ये आप जनता के हित में समझते हैं या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये फैसले जो हुए हैं कि लॉकडाउन जो 600 से ज्यादा जहाँ केसेज हैं उनको छोड़ करके दिए जाएंगे, ठीक है, काम धंधा कारोबार भी होना चाहिए, लेकिन उसमें किस तरह की सतर्कता बरती जाएगी? दूसरे, उससे ज्यादा जरूरी है कि आज कोविड के जो सीरियस पेशेंट हैं और जिन्हें ब्लैक एंड व्हाइट फंगस की बीमारियां हो गई हैं, उनको एडमिट करने की जगह नहीं है, उनके लिए मेडिसिन नहीं है, उनके लिए
अभी मेरे पास कई लोगों का फोन है मेरे क्षेत्र से कि ऑपरेशन तक हो गया, मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, लेकिन उन्हें वो इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इंजेक्शन की डिमांड 200 है, मिल रही है 20। तो ये कौन पूरा करेगा? डॉक्टर कह रहे मैंने तो ऑपरेशन कर लेकिन दिया, अखिलेश जी, नहीं। रोज लोग अब बताइए अपनी दुकान खोल पाएंगे, लंबे समय से घरों में थे और उनके पास कमाने खाने को नहीं बच रहा था, ऐसे में अब रोज अपनी दुकान खोल पाने का ये फैसला कितना ज्यादा सही है, इससे आप किस तरीके से देखते हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, इससे खुश होने की क्या कोई जरूरत नहीं है, ये तो ठीक है कर दिया, ये तो इसमें सरकार का क्या योगदान है? एक बंद किया खोल दिया, सरकार दवा तो मुहैया कराए तब ना सरकार की मेहरबानी मानी जाए। सरकार का प्रयास, ये तो चलिए आपने एक निर्णय लिया जिसमें आपका ना कुछ लगना था ना कुछ लगा, लोगों को रोजी रोजगार शुरू हो जाएगा, कुछ कमाई होगी, बेरोजगार जो लोग बैठे हैं बहुत दिनों से उनके लिए ये तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना ही पड़ता। स्टेप बाय स्टेप बंद किया था पहले, तो जब हाई कोर्ट ने कहा कि आप लॉकडाउन लगाइए तो सुप्रीम कोर्ट से लगे कि नहीं लगाएंगे, और फिर 10 दिन बाद लॉकडाउन लगाने लगे। तो इनसे कोई कहेगा एक्सपर्ट कि ये करिए तो ये नहीं करेंगे, तब ये कहेंगे मैं नहीं करूंगा, मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं बड़ा जानकार हूँ। और जब सर पे आफत आ जाती है, बयान कंट्रोल हो जाएगा तो उसी सजेशन को मानेंगे। लेकिन गंवा देने के बाद, खो देने के बाद, लोगों की जानें ले लेने के बाद, और आज अभी भी इतने दिनों से जो फंगस की बीमारी है या कोविड के बाद जो सीरियसनेस हो रही है, उसकी व्यवस्था क्या है? आपका इसमें तो कुछ लगा नहीं, एक पॉलिसी डिसीजन ले लिया, बंद किया, खोला, लेकिन जिसमें आपको मेहनत करनी है, जिसमें आपको मैनेजमेंट करना है, जिसमें आपको पैसा लगाना है, जिसमें आपको पता करना कहाँ से कैसे दवाइयाँ मिलेंगी, जो पहले कर लेनी चाहिए थी, वो अभी तक आप नहीं कर पा रहे हैं। उन मरीजों को कैसे दवा देंगे? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ये होती है। तो यहाँ तो फेल है, इसी मोर्चे पे नहीं, बस खुश हो गए कि लॉकडाउन खोल दिया, लॉकडाउन लगा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल ये नई गाइडलाइन सामने आ चुकी है, 55 जिलों में छूट मिलेगी और जनता को इंतजार भी था काफी लंबे समय से, क्योंकि काफी ज्यादा व्यापारी वर्ग काफी लंबे समय से परेशान था। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी आलोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, हम देख पा रहे हैं लगातार लंबे समय से जद्दोजहद जारी थी कि लोगों को किसी तरीके से इस कोरोना संक्रमण से बचाया जाए। देखिए, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना सुझाव रखा था कि 5 जिलों में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया जाए, तब भी सरकार सहमत नहीं होती और उसके बाद देखिए मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। और इस पर अब ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे केसेस कम हुए, यूपी सरकार ने एक बार फिर से लोगों के हित में ये फैसला लिया है 55 जिलों में राहत देने का। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि सरकार पूरी तरह से स्पष्ट है। सरकार ये जानती है कि अगर हम एक साथ लॉकडाउन की घोषणा करते, अगर मान लीजिए ये ऐलान हो जाता कि 21 दिनों का लॉकडाउन है या अगले 45 दिनों तक लॉकडाउन रहेगा, तो उससे जनता पैनिक हो जाती। सरकार ने पिछले साल से बहुत कुछ सीखा है। जब पहली लहर आई थी तब सरकार के पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं था, ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, पुलिस अधिकारी भी नहीं जानते थे कि आखिर कोरोना से कैसे निपटना है, सामाजिक दूरी के नियम की कितनी भूमिका हो सकती है। लेकिन सरकार ने पिछले साल से बहुत कुछ सीखा है। सरकार जानती थी कि अगर हम 7-7 दिन के गैप में लॉकडाउन लगाएंगे तो जनता को कहीं ना कहीं हर 6वें दिन उम्मीद होगी कि शायद कल से हट जाएगा। ऐसा ही सरकार ने अब की बार क्रमशः किया है। 31 मई देखिए तारीख थी, आज ठीक एक दिन पहले यानी 30 तारीख को सरकार ने ऐलान कर दिया कि 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात अब की बार की गई कि 24 घंटे को 12-12 घंटे में अब की बार डिवाइड किया गया है कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक अब पूरी तरह से कर्फ्यू लागू रहेगा। लेकिन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजारों को छूट दी जाएगी, दुकानें खोली जा सकेंगी, क्योंकि लगातार दुकानदार भी ऐलान कर रहे थे कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम 1 जून से हड़ताल पर चले जाएंगे, हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार की नज़र हर जगह है। सरकार जानती है कि अगर आंकड़ों को घटाना है तो लोगों को हमको कहीं ना कहीं जीवन भी देना है, लोगों के जेब में पैसे भी रहें, इसका भी इंतजाम करना है, क्योंकि वो सरकार हर किसी के लिए नहीं कर सकती। 24 करोड़ की आबादी है और कुछ ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि अगर जैसे मैं एक छोटे से जिले का जिक्र करूं बांदा का, उसका क्षेत्रफल दिल्ली राजधानी से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इन जिलों को मैनेज करना कितना बड़ा चैलेंज था योगी सरकार के लिए, लेकिन योगी सरकार ने मैनेज किया। 38,000 केस आ रहे थे। आज अभी थोड़ी देर पहले 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आए तो 4 बजे आकर उन्होंने खुद जानकारी दी कि 1900 केस आ जाएं।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है और इसमें लॉकडाउन की कहीं ना कहीं भूमिका अंजलि। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो लॉकडाउन के चलते जहां केसेस 38,000 थे आज 1900 में आ चुके हैं और कुछ ऐसे जिले हैं जैसे महोबा का जिक्र आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कि लगभग 0 मामले सामने आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की कही जा सकती है, उसमें कहीं ना कहीं लॉकडाउन की भूमिका जरूर है अंजलि। बिल्कुल, लेकिन आलोक जैसा कि पहले भी सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि जरा भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी भी छूट दे दी तो कोरोना केसेस बढ़ने में समय नहीं लगेगा। और आप वो भी देखिए वो वक्त जब लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे ढील दी गई थी और लोगों ने कितनी ज्यादा बड़ी तादाद में बिना मास्क के निकलना शुरू कर दिया था, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से भूल चुके थे लोग, रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो पहले की तरीके जीना शुरू हो चुके थे। अब ऐसे में क्या होगा जब लोग फिर से एक आसान सी जिंदगी जिएंगे? बिल्कुल, और इसीलिए सरकार ने अब की बार ध्यान रखा है कि देखिए स्कूल, स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल और जो मॉल्स हैं इन सब को अभी भी बंद रखा गया, क्योंकि ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि कहीं ना कहीं गैर जरूरी में आते हैं कि अगर अभी महामारी का दौर चल रहा है तो अगर इनको बंद रखा जाए तो इससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि शिक्षा ऑनलाइन दी जा सकती है। मॉल में जाने से, सिनेमा हॉल में जाने से कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजिकल मन में अंदर रहेगा कि अभी भी कोरोना हमारे अंदर है। पिछली बार क्या हुआ कि सिनेमा हॉल खोल दिए गए, मॉल्स खोल दिए गए और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे बहुत बड़े, जो कि मॉल से भी बड़े हैं, उनको भी खोला गया, तो जनता के अंदर ये मैसेज गया कि अब कोरोना जा चुका है या कोरोना का असर अब बहुत ही धीमा हो चुका है। सरकार ने अब की बार ये ध्यान रखा है कि अभी स्कूल, जिम जैसी जो तमाम सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा गया है। सिर्फ बाजारों में छूट दी गई है, उसमें भी ये कहा गया है कि एक सीमित संख्या जा सकती है। अगर सामाजिक दूरी के नियम का पालन नहीं होगा दुकानदार के द्वारा, अगर वो मास्क दुकान में नहीं रखता है, अगर वो मास्क मुफ्त में वितरित नहीं करता है या सैनिटाइजेशन नहीं कराता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। पिछले साल ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब की बार नियम पूरी तरह से सख्त है और सरकार ने साफ तौर पर कह रखा है कि बाजार भले ही खुलेंगे लेकिन नियमों में किसी तरह की ढील अभी तक हमने नहीं दी है। कर्फ्यू लगातार लागू रहेगा, कर्फ्यू में छूट नहीं है। 75 जिले उत्तर प्रदेश में, 55 जिलों में छूट दी गई है, लेकिन 20 जिलों में अभी भी देखिए जहां पर जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या घनत्व को देखकर यह फैसला लिया गया कि जहां पर आबादी बहुत घनी बसी हुई है वहां पर अभी भी छूट नहीं दी गई अंजलि। बिल्कुल, और कंटेनमेंट जो एरिया है वहां पर भी खास ध्यान रखना होगा। ये भी हम जानकारी दे देते हैं अपने दर्शकों को कि जो लोग कंटेनमेंट जोन में आते हैं उनके लिए फिलहाल राहत नहीं है। ये राहत भरी खबर सिर्फ जैसा कि हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं, जहां पर कम जनसंख्या घनत्व है वहां पर ही सिर्फ राहत है। और इसके अलावा आलोक, जो व्यापारी वर्ग काफी ज्यादा इसका विरोध भी कर रहा था, क्योंकि कई व्यापारी वर्ग है क्योंकि खुद से उन्होंने जन सहयोग देना शुरू किया था, दुकानें भी खुद से बंद करने शुरू कर दी थी, तो अब बिल्कुल इस विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जब महामारी का दौर होता है तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस समस्या को समझें। अभी अगर व्यापारी घर में सुरक्षित हैं तो ये उनकी उपलब्धि होनी चाहिए, ना कि ये कि उनकी दुकान का शटर गिरा हुआ है। और इसलिए देखिए प्राइम न्यूज़ भी लगातार, हमने ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा, लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही हमने हर एक खबर कवर की है, कोरोना का छोटा छोटा अपडेट हमने दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार योगी सरकार की हमने दिखाई, क्योंकि सरकार लगातार आंकड़े पेश कर रही है, सरकार आगाह कर रही है, लेकिन जनता लापरवाह हो रही थी। प्राइम न्यूज़ की कोशिश यही लगातार रही कि आप सब सचेत रहें, सुरक्षित रहें। और व्यापारियों को भी अब यहाँ पर समझने की जरूरत है अंजलि कि भले ही अभी कुछ दिन के लिए उनकी दुकान का शटर गिरा हुआ है, लेकिन उनकी जिंदगी का शटर अभी भी ऊपर है, वो भी जिंदा है, उनका परिवार सुरक्षित है और ये बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। कुछ दिनों की बात है, जैसे ही ये महामारी का ग्राफ बिल्कुल डाउन हो जाएगा उनकी भी दुकान खुलेगी। और दुकान से मेरे हिसाब से भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उनका पास पड़ोस, उनके आसपास का वातावरण सुरक्षित रहे और सरकार का पूरा ध्यान इस तरफ है। सरकार ने भी साफ तौर पर कहा है कि जैसे ही अगला हफ्ता आएगा हम नियमों में और ढील देंगे, लेकिन नजर पैनी रहेगी। अगर कोरोना का ग्राफ थोड़ा सा भी ऊपर हुआ तो फिर से पुराने नियमों को लागू किया जाएगा, लॉकडाउन का और ज्यादा विस्तार किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आलोक, आपने सही कहा है कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसका भी सरकार को ख्याल रखना है। जैसा कि आपने ये जानकारी दी कि बांदा जिला, जिसका जो क्षेत्रफल है वो दिल्ली से भी कहीं ज्यादा है, तो ऐसे में सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती थी और इसका भी सामना करना था और साथ ही साथ लोगों को भी बचाना था। हमने वो भी एक वक्त देखा आलोक जब अस्पतालों में बेड्स की कमी पड़ रही थी, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी, दवाइयों की कमी पड़ रही थी, उनको भी समय रहते पूरा किया गया और धीरे धीरे कर इन सभी कमियों को पूरा करते हुए आप देखिए अनलॉक की ओर हम बढ़ चले हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए सबसे जरूरी बात यही है कि अनलॉक की तरफ बढ़ने के पीछे भी योगी सरकार का मैनेजमेंट है। पहले टीम 11 थी, उसको थोड़ा सा छोटा करके 2 सदस्यों को उससे कम करके टीम 9 का गठन किया गया। अब टीम 9 में क्या हुआ कि
उसी टीम 9 की तर्ज पे तमाम जिलाधिकारियों को तुरंत आदेश दिया गया कि आप भी अपनी एक टीम 9 बनाइए, आप भी अपने राजस्व के कर्मचारियों को या वहां के चिकित्सा अधिकारियों को आप अपनी टीम में शामिल कीजिए, वो आपको अपडेट देंगे। एक बहुत बड़ा फैसला योगी सरकार ने ये लिया तो जिले स्तर पर कमेटियां गठित कर दी गई। फिर उन जिलाधिकारियों ने तहसील स्तर पर एसडीएम को आदेश दिए, उनको ये बोल दिया कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनके साथ आप सामंजस्य बिठाकर आप तैयारी कीजिए। अब इसका जो बड़ा असर देखिए वो यही है कि 38,000 के आंकड़े अब 1900 में आ चुके हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की कही जा सकती है। रिकवरी रेट देखिए 95% से लगातार ज्यादा बना हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। नीति आयोग ने तारीफ की थी योगी सरकार की, और नीति आयोग वही आयोग है, आपको याद होगा योजना आयोग का गठन किया गया था, उसी का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। उसकी जो समिति है उसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल होते हैं, विकास से जुड़े हुए तमाम अर्थशास्त्री उसमें होते हैं। अगर एक कमीशन किसी राज्य सरकार की तारीफ कर रहा है तो वाकई में कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर काम तो हुआ है। भले ही विपक्ष आज ये बोल रहा है कि योगी सरकार से कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन अगर इस चीज का ठीकरा सरकार पर फोड़ा गया था कि कोरोना फैल गया और कोरोना को फैलाने में योगी सरकार का हाथ था, तो अगर कंट्रोल हो रहा तो फिर कौन कर रहा है? उसका श्रेय तो सरकार को जाना चाहिए। विपक्ष को भी अब समझने की जरूरत है कि अभी राजनीति करने से कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि अगर कहीं पर कुछ त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को आप सामने जरूर रखिए, सरकार को आईना जरूर दिखाइए, लेकिन जहां पर उपलब्धियां हो रही हैं उसको भी सामने रखिए ताकि जनता के अंदर भी उत्साह लगातार बना रहे। अंजलि। बिल्कुल आलोक, हम आपके पास वापस आएंगे और एक्स एमएलए, बीजेपी के एक्स एमएलए विमला बाथम हमारे साथ जुड़ चुकी है। विमला जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। विमला जी, नई गाइडलाइन जारी की गई है यूपी की जनता के लिए। यूपी सरकार के कार्यों को बहुत ही ज्यादा सराहा गया है और इस बीच ये देखा गया कि अनलॉक की ओर अब हम धीरे धीरे कर बढ़ रहे हैं। कितना ज्यादा सहमत है आप इस फैसले से, और आगे आपके सामने बिल्कुल चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं क्योंकि कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है अभी। जी नहीं, देखिए योगी सरकार की जिस तरह उपलब्धियां हैं वो वाकई में बहुत ही तारीफ करने लायक हैं। बल्कि वर्ल्ड बैंक ने भी योगी सरकार की तारीफ की है, नीति आयोग ने तो की है, वर्ल्ड बैंक ने भी की है। तो क्योंकि यूपी के गांवों में जिस तरह से इन्होंने कोरोना को कंट्रोल किया है वो बहुत सराहनीय काम है। तो इस तरह से अच्छा, जो लॉकडाउन था, देखिए लॉकडाउन हमेशा चल नहीं सकता क्योंकि मार्केट वगैरह सब बंद थी, तो धीरे धीरे खोलना तो भाई, क्योंकि दुकानदार भी परेशान है, सबको रोजी रोटी चाहिए। तो अगर आंकड़े कम हो रहे हैं, बहुत ही अब सुकून सब मिलता है जब ये लगता है कि हाँ अब आंकड़े कम हो रहे हैं। जब टीवी में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं तो लगता है कि आंकड़े कम हो रहे हैं, तो इससे बड़ा मतलब मन को वो मिलता है। क्योंकि बीच में तो 4 लाख समथिंग तक पर डे हो गया था दुनिया, वो पूरे भारत का, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति थी। लेकिन अब वो स्थितियों में थोड़ा सुधार हुआ है, तो इससे थोड़ा सा ये जरूरी है कि लॉकडाउन को थोड़ा हटाया जाए। बिल्कुल विमला जी, उत्तर प्रदेश ही वो जिला, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश ही वो प्रदेश था जहां पर तेजी से मामले बढ़ रहे थे और यही प्रदेश आज तेजी से एक तरीके से मिसाल कायम कर रहा है कि यहाँ पर आंकड़े भी तेजी से कम हुए और यहाँ पर अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो हर वर्ग को, हर तबके को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही है। साथ ही साथ विमला जी, मैं आपसे ग्रामीण इलाकों का भी यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां की जनता अभी भी शायद जागरूक नहीं है, वहां के लिए क्या काम किए जाएंगे? तो जैसा कि अभी हमारे योगी जी ने भी किया और हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर जो है वो जनता समझदार हो, टीका लगवाए, सबसे बड़ी बात तो वैक्सीनेशन कराए। जो वहाँ के लोग थोड़ा सा घबराते हैं वैक्सीनेशन कराने में, लेकिन मुझे लगता है कि अब काफी स्थितियाँ ठीक हो रही हैं। एक तो वैक्सीनेशन हो और दूसरा ये है कि दवाई जो अब तो देखिए हर गांव में घर घर में किट बांटी जा रही है दवाइयों की, जो कोविड की दवाइयाँ हैं उनकी किट बांटी जा रही है। बहुत कुछ हो रहा है, योगी सरकार बहुत कुछ कर रही है। योगी सरकार के साथ साथ समाज सेवी लोग भी कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि लोग कोई चुप बैठे हुए हैं, सब काम हो रहा है। और गांव में अब स्थितियाँ नहीं है, अब स्थितियाँ थोड़ा सा हालात सुधरे हैं। पहले स्थितियाँ वाकई बहुत भयानक हो गई थी जब एकदम कोरोना का असर हुआ था, लेकिन अब बहुत स्थिति सुधार में है। और इसका कारण ये है कि जो जिला स्तर पर जो कमेटियां बनी हैं, जिन्होंने काम किया है डोर टू डोर जाकर, डोर टू डोर जो योगी जी खुद भी गए हैं,
पूरे यूपी का दौरा किया उन्होंने, हर जिले का दौरा किया है। तो उसको देखते हुए सभी ने, काफी लोग और अधिकारीगण भी और जनता भी साथ में लगी है और सभी डोर टू डोर जाके कैंपेन किया है, जिसकी वजह से कोरोना में राहत मिली है, बहुत फायदा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ और देखिए इसमें सभी का सहयोग प्राप्त हुआ, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, हर तरह से तैयारी की गई है और यूपी सरकार की ये जो सराहनीय पहल अब देखी जा रही है। और बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र मैथानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी अंजलि जी, मैं स्वागत करता हूं आपका भी और प्राइम न्यूज का भी। और सुरेंद्र जी, जैसा कि आपकी सरकार की ओर से काफी सराहनीय कार्य किए गए हैं और इसी का ये नतीजा है कि एक बार फिर से यूपी में केसेस तो घटे ही हैं और उस तबके को अब राहत मिलेगी जो काफी लंबे समय से परेशान चल रहा था। जी हाँ, देखिए मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को, कि जिन्होंने इस कोरोना के काल खंड में भी हम सब लोगों को कड़े निर्देश दिए कि अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों तक जो भी कोरोना से पीड़ित हैं या नॉन कोरोना भी जो हैं, उनके लिए भी आप लोगों को सेवा करनी है। और मैं विशेष रूप से इसलिए भी धन्यवाद देने की मैंने बात कही कि जब कानपुर में कोरोना बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल और अचानक इतनी बड़ी चुनौती के रूप में, हमारे संसाधनों में भी चुनौती के रूप में आया और उस समय लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों से बात कर रहे थे और हम सब लोग अगर जनता की किसी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहे थे तो अविलंब शासन और प्रशासन के माध्यम से हम लोगों से संपर्क होकर लोगों को राहत दिलाने का भी लगातार काम हो रहा था। और उसी कड़ी में जो 1 तारीख से ये ढील, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने लगातार कोरोना के कालखंड में भी लोगों के चारों तरफ ध्यान रखने का काम किया, एक तरफ राशन के खजाने को खोलने का भी काम किया, दूसरी तरफ डेवलपमेंट के भी काम को दिया। मैं कोरोना के पेशेंटों के लिए भी राहत दी, हमारे ऑक्सीजन के लिए भी बड़ी राहत दी, दवाइयों की किटों को बंटवाने के लिए राहत दी, उसके लिए भी अतिरिक्त दिया। हम सब लोगों ने भी 50 लाख रुपए हमने ऑक्सीजन के लिए दिए, 50 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया, उसका भी सदुपयोग जनता के लिए योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया। और इसके साथ ही जीवन और जीविका दोनों लोगों की बची रहे, लोग जीवन भी पाएं और जीविका भी चले, इसके सारे संसाधन किए गए। इस बार आप देखेंगे कि जिस प्रकार से पुलिसिया प्रणाली इतनी ठीक प्रकार से चली है कि लोगों को कहीं पर भी प्रताड़ित नहीं किया गया और क्राइम भी नहीं रहा। और उसके साथ ही साथ जो जरूरतमंद लोग थे, किसी को अस्पताल जाने तक में नहीं टोका गया, बल्कि पुलिस मित्र पुलिस की भूमिका में भी नजर आई। और योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हुए अब जो ये निर्णय लिया है 1 तारीख से, निश्चित रूप से ये बड़ा सराहनीय निर्णय है। एक तरफ कोरोना पर पूरी तरीके से नियंत्रित करना और दूसरी तरफ कोरोना के नियंत्रण के साथ लोगों की जीविका का ध्यान रखना, ये एक बड़ा विषय होता है कि लोग कहीं पर भी भूख से न प्रताड़ित हों। इसकी भी चिंता लगातार उन्होंने की है, क्योंकि वो मानते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश 24 करोड़ जनता उनका परिवार है। दूसरा कोई ऐसा उदाहरण पूरे आजाद देश के इतिहास में नहीं मिला जब उनके पिछले कोरोना में उनके पिताजी का देहांत हुआ और वो अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाए, अपने पिता के अंतिम दर्शन को नहीं कर पाए। और इस बार भी आपने देखा है कि जनता की सेवा के लिए टीम 9 के साथ लगातार बैठते हुए उन्होंने अपने कोरोना से स्वयं भी ग्रसित होने के बाद लोगों की लगातार सेवा की है, यानी स्वयं की भी चिंता नहीं करी है, लोगों की चिंता करी है। ऐसा नेतृत्व निश्चित रूप से बहुत लंबे समय के बाद मिला है। ये दुर्भाग्यपूर्ण, बिल्कुल ये प्रशंसनीय कार्य है, लेकिन दूसरी तरफ अब ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? धीरे धीरे देखिए, अगर राहत दी जाएगी तो जाहिर सी बात है पहले जैसे हालात ना उत्पन्न हो, तो कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता विश्वास को ना तोड़े, यानी कि लापरवाही ना बरते? हाँ, देखिए, हम सब लोगों को भी निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी के कि ये जो ढील दी जा रही है इसमें हमें लोगों को अवेयरनेस करना है। प्रशासन के लोग भी अवेयरनेस करेंगे, हम लोग भी अवेयरनेस करेंगे कि सोशल डिस्टेंस और सरकार की गाइडलाइंस का पालन कोविड को लेकर के हम सब लोगों को करना भी है और कराना भी है। यानी हमको इसको एक महाअभियान के रूप में भी लेना है। एक तरफ हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों का कराया जाए और दूसरी तरफ कि कोरोना की इस गाइडलाइन का भी पालन होता रहे, यानी हम जीविका भी चलाते रहें। उस ढील के कारण से सामान्य जनजीवन भी व्यतीत हो और साथ साथ लोगों की जान भी बढ़े और कोरोना की चेन दोबारा ना बन सके। इसके लिए हम सब लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी का कड़ा निर्देश भी है और उनका आग्रह भी है कि हम सब लोग जनता के बीच में जा करके और बराबर लगातार जनता को भी अवेयरनेस करें और लोगों को इन चीजों से बचाएं। और साथ साथ उनका एक बड़ा निर्देश
कि उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी हम सब लोगों ने गोद लेना है। मैंने यहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिया जिसमें एक प्राइवेट जैसे नर्सिंग होम ऑपरेट होता है, ऐसा गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, जो शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं उनकी सेवा के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए हमने वो स्कूल को गोद लिया, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर के बेडों की संख्या बढ़ाने से लेकर के और तमाम पानी पीने की और बैठने की समुचित व्यवस्था, और 3 डॉक्टर हफ्ते में हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें से 1 डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, 1 लेडीज स्पेशलिस्ट और 1 फिजिशियन जिनकी स्वीकारता स्वास्थ्य क्षेत्र में है। ऐसे लोगों को हफ्ते में 3 दिन, 1-1 दिन करके निःशुल्क बैठा के गरीबों को एक अच्छे नर्सिंग होम जैसी सुविधा देने का भी हमारे द्वारा प्रयास हो रहा है। ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप अपने कार्यों को लेकर अग्रसर रहें और इसी तरीके से लोगों की मदद करें और इस बुरे वक्त से लोगों को निकाल कर ले आए किसी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जा रहा है कि 600 से ज्यादा केसेस वाले जो जिले हैं वहां पर फिलहाल लागू रहेंगी सारी पाबंदियां, लेकिन जो 55 जिले हैं जहां पर 600 से कम केसेस हैं वहां पर पाबंदियां नहीं रहेंगी। पूरी तरीके से फिलहाल नियम और शर्त लागू रहेंगे। आलोक, हमने देखा कि कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर कभी कभी बहुत ज्यादा केसेस बढ़ जाते हैं अचानक से, और कभी जैसा कि यहाँ पर जो नियम रखे गए हैं कि 600 से ज्यादा केसेस, माफ कीजिएगा, 600 से ज्यादा केसेस वाले जिलों में पाबंदियां लागू रहेंगी, ये नियम रखे गए हैं। लेकिन ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा यहाँ पर 600 से ज्यादा केसेस नहीं आ सकते? बिल्कुल, यहाँ पर यही आंकड़ा देखा गया है, क्योंकि एक एक रिपोर्ट इस समय सरकार के जो नोडल स्तर के अधिकारी हैं, देखिए आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब टीम 9 का गठन किया गया तब ये भी कहा गया था कि हर एक जिले पर एक नोडल अधिकारी रहेगा, जो मंत्री भी हो सकता है, वो वहाँ पर सांसद भी हो सकता है, विधायक भी हो सकता है, या राज्य सरकार में अहम पद पर हो सकता है, सचिव स्तर का अधिकारी भी हो सकता है। ये सारा डाटा अब जिलों से कलेक्ट करके राज्य सरकार के पास जाता रहा और ये पैनी नज़र बनाई गई थी कि किन किन जिलों में संक्रमण की दर पहले कितनी थी, मौजूदा समय में क्या है। तभी ये अब इसमें पैमाना बनाया गया कि जहां पर 600 से अधिक मामले हैं वहां पर अभी हम छूट नहीं देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर छूट दे दी गई तो इसका मतलब है कि ये इस समय संवेदनशील क्षेत्र है और जहां पर सेंसिटिव जोन है वहां पर अभी हम छूट नहीं देंगे। बाकी 55 जिलों को ये पाया गया कि यहाँ पर रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, वहाँ का रिकवरी रेट अच्छा है, वहाँ पर जनसंख्या का उतना घनत्व भी नहीं है और वहाँ पर जो संक्रमण के मामले आ रहे हैं वो भी कम है, इसीलिए उनको छूट दी जा रही है। जो 20 जिले हैं उन 20 जिलों में ये पाया गया कि यहाँ पर संक्रमण की दर पहले बहुत तेजी के साथ फैली थी। बहुत सारे यहाँ पर पैमाने ध्यान रखे गए कि जैसे संक्रमण की दर क्या रही, यहाँ पर रिकवरी रेट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व क्या है, प्लस यहाँ पर ये भी दे रहा है कि CSC और PSC की सुविधाएं कैसी हैं, डॉक्टर्स कितने हैं वहाँ पर, गाँवों के बीच में दूरियां कितनी हैं, अस्पताल से उनकी दूरियां कितनी हैं। तो ये सारे पैमानों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है योगी सरकार द्वारा कि 20 जिलों को हम यहाँ पर छूट नहीं देने वाले हैं और 55 जिलों को हम छूट देने वाले हैं। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है अंजलि, कि इसमें इस चीज़ को भी ध्यान रखा गया है कि 7 जून तक के लिए ये लॉकडाउन लगाया जरूर गया है, लेकिन अब सरकार इस चीज़ पर भी ध्यान देगी कि अगर कहीं पर भी इन 55 जिलों में कोरोना का ग्राफ थोड़ा सा भी शिफ्ट होता है ऊपर की तरफ, तो पुनः वही सारे नियम लागू कर दिए जाएंगे जो कि नियम पहले अभी चल रहे थे, उनसे सारी छूटों को समाप्त किया जाएगा और फिर से वहां पर कड़ाई से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवाया जाएगा। अंजलि, और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कब कब लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 8 अप्रैल जिन जिन जिलों में 500 से ज्यादा केसेस थे वहां पर नाइट कर्फ्यू की शुरुआत की गई। धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ती गई और 17 अप्रैल को पूरे प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन लगाया गया। नाइट कर्फ्यू से हम आगे बढ़ते हुए रविवार लॉकडाउन की ओर बढ़े। 20 अप्रैल को शनिवार रविवार वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया। 30 अप्रैल को वीकेंड लॉकडाउन और पहले एक दिन बढ़ा दिया गया, यानी कि 6 मई तक कर दिया गया। 5 मई को फिर से नियम लागू होता है, लॉकडाउन बढ़ाकर 10 मई तक कर दिया गया। 9 मई को लॉकडाउन बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया। 15 मई को लॉकडाउन बढ़ाकर 24 मई, 24 से 31 मई और अब 30 मई, यानी कि ये फैसला आया है सामने कि 20 जिलों में लॉकडाउन 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है और 1 जून से जो ये नई गाइडलाइन हमारे सामने आई है ये फिलहाल लागू रहेगी। तो ये देखना होगा कि सभी को एहतियात बरतनी जरूरी है। जैसा कि हमारे साथ जो जनप्रतिनिधि जुड़ रहे थे उनका भी यही मानना है कि लोगों को इन्हीं नियम और शर्तों के साथ छूट दी जा रही है कि वो लापरवाही ना बरते, क्योंकि अगर लापरवाही जरा सी भी बरतेंगे तो ये आप ही की जान पर भारी पड़ सकता है और सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती है।
आलोक, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि सरकार के सामने बड़ी चुनौती, आपने आबादी का जिक्र किया है क्योंकि यूपी की बहुत ज्यादा आबादी है, तो इस चुनौती का आगे भी सामना करना होगा। जैसे कि आपने ये भी कहा है कि जो जिले हैं जहां पर ज्यादा केसेस अगर बढ़ेंगे तो वहां पर फिर से पाबंदियां लागू कर दी जाएंगी। आगे आपको क्या लग रहा है, आगे और क्या नियम लागू किए जा सकते हैं? क्योंकि फिलहाल अगर राहत दी जाएगी तो फिर से लोग लापरवाही बरतना शुरू कर देंगे। और सरकार इसके लिए, देखिए अंजलि, पहले से ही सचेत है। सरकार जानती है कि अगर हमने सारी चीज़ों को वैसे ही सामान्य कर दिया तो जनता वैसे ही लापरवाही दिखाएगी जो कि पहली लहर के बाद दिखाई गई थी। इसीलिए सरकार ने अभी तक जो भी बड़े सार्वजनिक संस्थान है कि जैसे मंदिर हो गया, मंदिर में अभी भी वही नियम लागू है कि केवल एक बार में 5 लोग ही प्रवेश कर पाएंगे। साथ ही जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे, जो यहाँ पर सिनेमा हॉल्स हैं, जिम हैं, स्विमिंग पूल हैं, बड़े बड़े विद्यालय हैं, इन सभी को बंद करके रखा गया है। जहां पर ज्यादा आबादी इकट्ठा होती है उन सारे सार्वजनिक स्थानों पर अभी पूरी तरह से प्रतिबंध लागू है। सरकार जानती है अगर हमने इनको एक बार खोला, जनता के बीच में फिर से वैसा ही मैसेज जाएगा कि कोरोना चला जा चुका है, अब हम मास्क नहीं लगाएंगे, सामाजिक दूरी के नियम का पालन नहीं करेंगे। तो सरकार ने अब की बार बहुत ही सटीकता के साथ काम किया है कि 24 घंटे को देखिए उन्होंने 2 शिफ्ट में बांट दिया है, 12 घंटे के हिसाब से, कि सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक बाजारें खोली जाएंगी और शाम 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, ताकि जनता के मन में कहीं ना कहीं ये भाव बना रहे कि कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, हमको लापरवाही नहीं करनी है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर ये भाव सरकार बनाने में 1 या 2 महीने तक कामयाब रहती है, अगर ये फीलिंग जनता के मन में रहती है कि कोरोना खतरनाक है, कोरोना हमारी जान ले सकता, तो निश्चित रूप से जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, तमाम वैज्ञानिक बोल चुके हैं कि तीसरी लहर को भी टाला जा सकता है, वो संभावी है, वो निश्चित नहीं है। तीसरी लहर में बच्चों पर असर होगा नहीं होगा, ये सिर्फ अभी संभावना है अंजलि। सरकार इसीलिए पूरी कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात, जब दुकानें खुलना शुरू होंगी, रोजमर्रा की तरीके जिंदगी पे शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में लोगों की भीड़ फिर से लगना शुरू हो जाएगी। आशंका बढ़ सकती है क्योंकि 55 जिलों को एक साथ छूट दी जा रही है। ऐसे में आशंका बढ़ रही है कि केसेस बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए सरकार ने अब की बार लगातार गाइडलाइन, जब भी आप देखती होंगी कि जब यूपी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसमें नवनीत सहगल भी आते हैं और उसमें आपने देखा होगा कि वो लगातार यही बात बोलते हैं कि बाजार से जो कांटेक्ट की टाइमिंग है, अगर उसको जनता कम कर लेती है कि मान लीजिए आपको 7 दिन का सामान लाना है, आप एक ही बार में जाइए बाजार में खरीदिए और घर में लाकर स्टोर कर लीजिए। क्या छोटे से छोटे सामान के लिए बाजार में जाना जरूरी है? आपने देखा होगा कि अगर दूध का पैकेट भी लेना तो भी आदमी बार बार बाहर जा रहा है। आप जितनी बार बाजार में जाएंगे, जितनी देर तक आप बाजार में रुकेंगे, उतना ही खतरा आपके ऊपर ज्यादा है। आप जाइए, निश्चित समय में, कम से कम समय में सारा सामान खरीदिए और 7 दिन के लिए लाकर घर में स्टोर कर लीजिए। ये भी अब सरकार अपील कर रही है कि इसको आदत के तौर पर हमको विकसित करना है। और प्राइम न्यूज़ भी यहाँ पर अपने दर्शकों से अपील करता है, आप एक ही साथ सामान खरीदने की आदत को डालिए, बाजार में कम से कम अपना समय व्यतीत कीजिए, क्योंकि वो पहले वाला समय नहीं, दूसरी लहर के भी हम बीचों बीच है, कोरोना गया नहीं। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो निश्चित रूप से संक्रमित होने से आपको कोई नहीं बचा सकता है। और इसलिए प्राइम न्यूज़ लगातार आपको अपडेट कर रहा है कि आपको कोरोना को अपने आसपास लगातार महसूस करते रहना है, अपनी आंखें नहीं बंद करनी है, लापरवाही नहीं करनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक तमाम बातचीत के लिए। और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जिन 55 जिलों में लॉकडाउन भले ही हटा दिया गया हो, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है और इसके तहत शादी समारोह और अन्य आयोजनों में एक समय में 25 लोग से ज्यादा इकट्ठे ना हो और 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर जैसे बचाव के इंतजाम का पालन करना होगा। तो वहीं साथ ही साथ ये भी आपको बता देते हैं कि अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे और 55 जिलों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जो एरिया हैं वहां पर फिलहाल अनुमति दी गई है।